नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो है दिल बेचारा अटैक का मारा। ये बात इसलिए कि हार्ट अटैक सुनते ही दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है। मेरठ में एक युवा को रात में टहलते हुए हार्ट अटैक का आ जाता है। लखनऊ में एक दुल्हन अपनी ही शादी में हार्ट अटैक से मर जाती है। स्कूल में प्रेयर के दौरान 23 साल के टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन सभी मामलों में मरने वालों की उम्र 20 से 25 साल है। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन मौतों की वजह है और एहतियातन क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हार्ट अटैक की खबरें परेशान कर रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले हर जगह ये चर्चा का मुद्दा बन चुका है। महीना 2 महीना पहले तक 40-45 साल के लोगों के हार्ट अटैक की खबरें आ रही थी, मगर अब 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। कभी राह चलते, कभी शादी में डांस करते, कभी जिम में तो कभी क्रिकेट खेलते हार्ट अटैक। मेरठ में एक युवा को रात में टहलते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। लखनऊ में एक दुल्हन अपनी ही शादी में हार्ट अटैक से मर जाती है। स्कूल में प्रेयर के दौरान 23 साल के टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जबलपुर में एक बस ड्राइवर को ड्राइविंग के वक्त दिल का दौरा पड़ जाता है। इसमें ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो जाती है। इन मौतों के बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग इसे कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जोड़कर भी देख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर नीम हकीम अपने नुस्खे बताने लगे हैं। स्वयंभू टाइप के डाइटिशियन और न्यूट्रिशन तरह तरह की चीजें खाने पीने की सलाह देने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच चिंता का कारण ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एमबीबीएस डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह भी है। इसमें डॉक्टर लोगों से जेब में एस्प्रिन लेकर चलने की सलाह दे रहे हैं। जैसे ही हार्ट में अनइनिनेस या भारीपन महसूस हो, तुरंत एस्प्रिन की गोली चबाने की सलाह दी जा रही है। इन डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के चलते लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और एस्प्रिन से तत्कालिक राहत मिल सकती है। मगर सवाल यह है कि मरीज को बिना देखे ऐसी सलाह देना क्या ज्यादा खतरनाक नहीं है? हार्ट अटैक की इन घटनाओं के बीच एक बात साफ है कि लोगों को अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना होगा। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। बिना वजह लगातार पसीना आ रहा हो, चेस्ट में हल्का या रह रहकर तेज दर्द होता हो तो इसे गैस समझकर नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट के साथ बाएं कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ईसीजी जैसे जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए। युवा, खासकर हार्ट की बीमारी के शिकार युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। सिगरेट, शराब को छोड़ना होगा, खान पान को ठीक करना होगा, नियमित हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर और मोटापे पर कंट्रोल करना होगा। 30 की उम्र के बाद साल में 1 बार और 35 की उम्र के बाद साल में 2 बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल की, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पूजा खोसला हैं, इंटरनल मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर भी हैं, वाइस चेयरमैन एंड कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रजनीश आपसे होगा सर, कि ये अचानक इस तरह के मामले क्यों सामने आने लगे हैं? 20-30 साल के जो युवा हैं वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? आपको आवाज आ रही है रजनीश जी? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। यही सवाल डॉक्टर अपर्णा जी आपसे होगा। आप बताएं कि इस तरह के मामले अचानक क्यों बढ़ने लगे हैं, इसके पीछे की वजह है क्या? हम सबको समझना है कि सडन कार्डियक डेथ एक ऐसा मुद्दा है जो आज का नहीं है, लेकिन
बहुत सालों से इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम्म। हमें ये भी समझना है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया के कारण हमें सब कुछ दिखने लगा है। हम्म। ये सब एक तरफ, लेकिन यस, हम सबको लगता है कि सडन कार्डियक डेथ के जो केसेस हैं प्रोबेबली बढ़े हैं। और उस बढ़ने का रियल कारण क्या है? एक, हम सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो एडल्ट है, टिपिकली अगर 25 से 30 साल से ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होने के कारण। ये इंसान सोचता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हटा कटा लगता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, खान पान में भी ध्यान है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि उसकी हार्ट की ब्लॉकेजेस कैसी हैं। तो मेन कारण, मोर देन 80% ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। लेकिन ये भी चर्चा की जा रही है कि जो ये कोविड वायरस आया और इतने लोगों को उसने जो इफेक्ट किया, उसके कारण से हार्ट के मसल में इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुई, जिसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। उस मायोकार्डाइटिस के कारण ये निकल रहा है दैट प्रोबेबली सडन कार्डियक डेथ की इंसिडेंस बढ़ गई है, क्योंकि उस वायरस ने हमारे हार्ट के मसल में जाकर के अफेक्ट किया और छोटे स्कार बनाए, जो कि कार्डियक एमआरआई में भी देखा गया। अच्छा। तो श्योरली दोनों कारण हैं जिससे कि सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है। ओके। तो ये वजह आप बता रही हैं कि जिस वजह से इस तरह के मामले अभी बढ़ने लगे हैं। अब डॉक्टर रजनीश, एक बात जो अभी मैम ने भी कही कि कोविड भी एक वजह बताई जा रही है इसके पीछे की। और देखिए जो इस तरह के मामले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिम करते हुए अटैक आ जा रहा है, एक बस ड्राइवर बस चलाते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, एक महिला अपनी ही शादी में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो मतलब आप मानते हैं इस बात को कि हाँ, इसके पीछे कोरोना कोविड भी एक वजह हो सकती है इस सडन अटैक के पीछे? ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, बट मेनली जैसे डॉक्टर अपर्णा अभी समझा रही थी, सबसे ज्यादा जो हार्ट में प्रेवलेंट डिजीज है हमारे देश में या साउथ एशिया में माने तो वो ब्लॉकेजेस ही हैं। अब वो हम अपनी प्रैक्टिस में इस कदर पेशेंट्स को अलग अलग हेट्रोजेनस रूप में देखते हैं, जिसमें आजकल एज फैक्टर कोई ब्लॉकेजेस के लिए रुकावट नहीं है। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे जो 20 साल का है और इमरजेंसी में सीवियर हार्ट अटैक से प्रेजेंट करते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो बिल्कुल खेल रहा है, एथलेटिक है, डेली 5 किलोमीटर एक्सरसाइज करते हैं, बट वो भी हार्ट अटैक से पीड़ित हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्लॉकेजेस हैं वो किसी के चलते हुए सीमित रहते हैं या नहीं रहते हैं, किसी पेशेंट में नहीं होते, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये हमारी जेनेटिक्स, हमारा साउथ एशियन जो इंडियन लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब है। हमारी जेनेटिक्स भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम इस सिनेरियो को देखें जो हार्ट डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारी जीन्स में रन कर रही है डिजीज। अगर कोई इससे बच जाता है तो वो एक गनीमत है, एक फॉर्चुनेट स्टफ है भी किसी को हार्ट डिजीज नहीं हुआ। जब तक प्रूवन अदरवाइज हम ये मान के चलें 90% ऑफ आवर इंडिविजुअल्स हु आर क्रॉसिंग 40 इयर्स ऑफ द एज, रादर मैं तो एज की भी बात नहीं कर रहा, 30 इयर्स 25 इयर्स पे भी हमने सीवियर से सीवियर हार्ट डिजीज देखे हैं। तो उनको ये मान के चलना है कि वो हार्ट डिजीज से पीड़ित हो सकते हैं और उनसे अब वो हार्ट डिजीज जो उनको मार कर रही है उससे बचें कैसे। उसमें बात आती है भी स्क्रीनिंग टेस्ट जल्द से जल्द कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, डायबिटीज चेक कराएं। साइलेंटली अंदर बॉडी के अंदर ये चीजें मार करती रहती हैं। हाँ, कोविड ने इस सारी सिनेरियो को कॉम्प्लिकेट जरूर किया है। कोविड एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर था जिसने हार्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन पैदा किया और उसके कारण इसके जो इंसिडेंट्स थे सडन डेथ के या हार्ट अटैक के, जो ब्लॉकेज के कारण ही आ रहे थे, उसमें बढ़ावा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। But basic reason still is that blockages inside the coronary arteries of the heart. जी, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं और उसमें कोविड भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब डॉक्टर पूजा खोसला जी, क्योंकि अभी जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर रजनीश कह रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, इसको जरा अगर आप डिकोड करें कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या खराब है, मतलब
और जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसके पीछे मतलब हार्ट अटैक के पीछे हमारी जो जीवन शैली है वो भी एक बड़ी वजह है? जब हम कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है तो 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। कोविड के दौरान सबकी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री हो गई थी। कोविड के बाद जितने हमारे आईटी के जो आईटी लाइन से हैं, जो हमेशा लैपटॉप के साथ बैठे रहते हैं, उन लोगों की सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। उनकी फूड हैबिट्स भी बहुत शॉर्टकट्स में टाइम की कमी की वजह से आइदर वो कुछ फास्ट फूड ऑर्डर कर देते हैं या जंक फूड ऑर्डर कर देते हैं। वो सारे फूड दे आर नॉट हेल्दी। उनके अंदर जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो हार्ट के लिए हानिकारक वाले हैं। दूसरा, हमारा जो लाइफस्टाइल जब हम कहते हैं कि चेंज हो गया है, जो यंगस्टर्स हैं दे आर बिकमिंग वेरी फिजिकली कॉन्शियस। वो अपनी इमेज को बनाने के लिए बहुत एक्सेस में जा रहे हैं, या तो बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम ट्रेनर से अपनी डाइट प्लान करवा के ओवर यूज़ ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं। जो बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ है वो नहीं हो रही है। एंड इस चीज़ में द कॉस्ट कम्स इवन जिम में भी। यंग लोग, हमने कई केसेस सुने हैं और कई नामी हस्तियां भी जिम करते करते दे हैव कोलैप्स्ड। तो ये लाइफस्टाइल में हमारे हर फील्ड में, चाहे मेडिकल फील्ड हो चाहे नॉन मेडिकल फील्ड हो, सब में स्ट्रेस फैक्टर इतना ज़्यादा आ गया है। हर इंसान को एक टारगेट मिल गया है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ बियॉन्ड कंट्रोल है। फूड हैबिट्स हमारी बहुत मॉडिफाई हो गई हैं। मोस्टली लोग या तो पूरे सेडेंट्री में चले गए, या जो यंग जनरेशन है वो इतनी ओवर exercise without any guidance, only guided by trainers, without getting proper diet counseling, without getting proper checks by doctor, ये सब चल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते करते लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं। राइट। ये सारे बहुत चैलेंजेस हैं हेल्थ को लेकर की, और जब इस तरह से अंधाधुंध चीज़ें चलती हैं तब कहीं ना कहीं वो बाद में आपको बहुत डैमेज करती हैं, और ये बात ठीक भी है। और अपर्णा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप देखिए जैसे अभी मैम ने कहा कि ट्रेनर ने कुछ गाइड कर दिया और आप उसको फॉलो करने लगे। अभी सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई हुई है कि कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर ने ट्विटर पे लिख दिया कि आप एस्प्रिन खाने की सलाह दी जा रही है, और इस तरह के और भी बहुत सारे मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, और आपको लगता है कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए इस तरह के मैसेजेस को? देखिए, हम सबको समझना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज नॉट टू बी फॉलोड, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट उसको आपको स्वयं प्रोसेस करना होगा, स्पेशली व्हेन वी डील विद हेल्थ केयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एस्पिरिन खाएंगे, एस्पिरिन ज्यादा हानिकारक हो सकती है अगर हम पूरे कम्युनिटी को एस्पिरिन खिलाने लगे, क्योंकि एस्पिरिन से देखा गया है पेशेंट्स को या नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड्स, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड्स हो सकती हैं। अब ये कह देना कि मैसेजेस को हटाइए इज समथिंग नॉट पॉसिबल, बट कम्युनिटी और पॉपुलेशन को लार्जली ये समझना है कि सोशल मीडिया को फॉलो ना करें। आप अपने लोकल डॉक्टर से बात करें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें। मोर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अपने लाइफस्टाइल डिजीजेस को कंट्रोल में लाएं। जिम जाकर के तुरंत सोचिए कि आज ही मैं ट्रेडमिल करूंगा 1 घंटा और वेट्स उठाऊंगा 50 किलोज का। दोज आर थिंग्स व्हिच आर नॉट टू बी डन। आई थिंक इंपॉर्टेंस लाइज इन टेकिंग द राइट कंसल्टेशन और स्वयं अपना मेडिकेशन। ये बात ठीक है कि आप मेडिटेशन करें, और इस तरह के मैसेजेस पर आप बहुत यकीन ना करें, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब डॉक्टर रजनीश, एक व्यूअर ने सवाल पूछा SMS के जरिए कि ये जो एस्प्रिन वाली बात आई है सोशल मीडिया पे, कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए अचानक आपको दिक्कत लगे, आपको लगे कि हाँ हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप घर पे हैं, डॉक्टर के पास जाने में आपको वक्त लग सकता है, आपको घबराहट लग रही है, पेन हो रहा है, तो आप तत्काल एस्प्रिन ले लें और थोड़ी आपको राहत मिल सकती है, तब आप डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या एस्प्रिन लेना चाहिए अगर आपको अचानक हार्ट में पेन आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, लेना चाहिए क्या सर? देखिए, ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं हो सकती हैं। अच्छा। तो यही बात बताया जाने का
कोशिश डॉक्टर अपर्णा ने की है, अभी ये जो सोशल मीडिया है दैट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। सो जनरलाइज स्टेटमेंट हम ये दें भी किसी को भी कुछ थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे वो एस्पिरिन ले ले, ऐसा नहीं है। सी उसका एक रिस्क फैक्टर एनालिसिस है। अच्छा। अगर वो पेशेंट डायबिटिक है, स्मोकर है और उसको कुछ एटिपिकल सिम्टम्स माने, कुछ पसीना आया या चेस्ट में हैवीनेस लगा या उसको कुछ सस्पिशन है मोर टुवर्ड्स अ हार्ट डिजीज जो हार्ट अटैक हो सकता है, देन डेफिनेटली वन कैन हैव एस्पिरिन बिफोर इवन रीचिंग अ हॉस्पिटल। बट नॉट दैट इट वी मेक दिस स्टेटमेंट सो जनरलाइज्ड। एग्जैक्टली। तो टांग में पेन हुआ उसके लिए एस्पिरिन ले लिया, ऐसा नहीं है। सो यस, अगर कोई पेशेंट रिस्क फैक्टर्स के दायरे में आता है, कुछ पेशेंट्स हैं जो पुराने हार्ट डिजीज से नॉन पेशेंट्स हैं, जिनको कोई हार्ट अटैक आ चुका है या एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका है, वो पेशेंट्स डेफिनेटली जब उनको कोई सिम्टम्स लगे तो एस्पिरिन और बाकी सब दवाएं, सॉर्बिट्रेट, ये सब का सेवन वो कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पहले कभी हार्ट डिजीज से पीड़ित नहीं हुए बट उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, डायबिटिक्स या हाइपरटेंसिव, उन पेशेंट्स में ये चीज सूट करती है कि आप जो प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं जिसमें एस्पिरिन और कुछ हद तक सॉर्बिट्रेट आती है वो आप ले सकते हैं बट केयरफुली। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक जनरलाइज नहीं हो सकता है कि सब ले सकते हैं, किस कंडीशन में ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, ये डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल में बताया है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि किस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं ताकि आप वक्त रहते हार्ट अटैक को मात दे पाएं। अब पूजा खोसला जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अगर आप ये शॉर्ट में बता पाएं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कितना एक्सरसाइज, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। हमारी दिनचर्या, हमारी जो एक्टिविटी है, हमें ज़्यादातर ब्रिस्क वॉक प्रेफर करना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 20 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हम अपनी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। खान पान के लिए आप अपनी नॉर्मल हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें आप अपना नॉर्मल खाना जिसमें बहुत अधिक तेल ना हो, अपना फल का सेवन, अपने अगर थोड़ा 5 बादाम या कोई ड्राई फ्रूट लेना हो वो ले सकते हैं। एक बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसका जो परसेंटेज है वो एक फिक्स्ड होता है। आपने किसी भी चीज़ का ओवर एक्सेस में नहीं करना कि एक्सेसिव प्रोटीन ले लिया या एक्सेसिव फैट ले लिया या एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ले लिया। उस जो भी हम एक्सेस में करेंगे हमको उस चीज़ का कॉरस्पॉन्डिंग नुकसान होगा। फिर जो लंच जो हमारा होता है उससे, जो लंच के टाइम में नॉर्मल एक बहुत लंबे फास्टिंग आवर्स बॉडी के लिए अच्छे नहीं माने जाते, वो हमको स्ट्रेस देते हैं एंड एसिडिटी ज़्यादा करते हैं। मतलब है मैम आपका कितने घंटे का होना चाहिए ड्यूरेशन? 6 to 8 आवर्स 6 to 8 आवर्स प्रेफर करना। ओके, 8 घंटे का, 6 से 8 घंटे का गैप, 6 मेजर मील्स, 6 माइनर मील्स, ये नॉर्मली अच्छे डायबिटिक डाइट में हम रिकमेंड करते हैं। और नॉर्मल डाइट के लिए भी 3 मेजर मील्स हमारे होने चाहिए जो हम अपने वर्क प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रात को में बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, जो सबसे हैवी खाना है वो हमारा प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं। ठीक है। जिम भी करना है, जिम करना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, पर कोई भी एक्सेसिव चीज नहीं करनी चाहिए। राइट, ये प्रिकॉशन आपको रखने हैं, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के प्रिकॉशन। अब डॉक्टर रजनीश कपूर जी, आप जरा बताएं सर कि जब इस तरह के मामले हम देखते हैं कि अचानक अटैक आ गया, पता नहीं चला, कोई सिग्नल उनको नहीं मिला पहले बॉडी से कि हाँ इस तरह से हो सकता है, तो आप जरा बता पाएं अगर कि क्या ऐसा कोई सिग्नल बॉडी देता है क्या जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में इस तरह के हादसे होते हैं? इसको पकड़ने का, पहचानने का क्या तरीका है सर कि हाँ कोई दिल में दिक्कत है, क्या कुछ मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ सिग्नल इसके पहले मिलता है बॉडी से? सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लें प्लीज। Yeah, so this is very important question which you have asked.
सो बहुत से टाइम हम लोग बोलते हैं अभी साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। क्वेश्चन है अभी क्या वो हार्ट अटैक पूरी तरह से साइलेंट था? बहुत से टाइम साइलेंट हार्ट अटैक होते ही नहीं है, कुछ माइल्ड सिग्नल बॉडी को मिलते हैं बट वो इग्नोर हो जाते हैं। दैट इज द रीजन वन फॉल्स इन अ ट्रैप ऑफ अ बिग हार्ट अटैक एंड एट टाइम्स वी लूज दैट पर्सन आल्सो। सो देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ जिसमें सडन डेथ हो जाता है। बहुत से टाइम अगर हम देखें जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में ये हुए, जैसे सिंगर के का एक एग्जांपल लें, तो व्हाइल ही वाज डूइंग सम कंसर्ट तो उनको कुछ डिस्कम्फर्ट चल रहा था। अच्छा। जो एक चेस्ट पेन की तरह नहीं है बट कुछ डिस्कम्फर्ट है जिसमें कुछ एसिडिटी लगता है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा या पसीना आता है। बट नाउ दैट सिग्नल, ही वाज अ सेलिब्रिटी बट स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, तब भी वो मिस हो गया। तो बहुत से टाइम ये जो सिम्टम्स हैं स्पेशली फॉर अ पर्सन, आई एम रिपीटिंग, स्पेशली फॉर अ पर्सन जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो डायबिटिक हैं, जो स्मोकर्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज, फैमिलीज में हार्ट डिजीज चलती है, जिनकी फैमिली से पहले कोई हार्ट डिजीज से पीड़ित हो चुके हैं, अगर उनको ये सिम्टम आते हैं जैसे एसिडिटी का होना, कुछ बाजू में भारीपन लगना लेफ्ट आर्म में स्पेशली, या जॉज में कुछ टाइटनेस लगना, या सिंपल नोजिया वॉमिटिंग की एक फीलिंग आना, तब उसको वो इग्नोर नहीं करें। दिस कुड बी अ मार्कर फॉर अ इम्पेंडिंग हार्ट अटैक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक ईसीजी का निकलना बहुत जरूरी है। कहीं भी पास से जहां ईसीजी हो सके एक ईसीजी कराइए। पहला ईसीजी हो सकता है पूरी तरह से एब्नॉर्मैलिटी ना शो करे, बट 15-20 मिनट में अगर 2 ईसीजी किए जाएं, अगर वो दोनों ईसीजी नॉर्मल हैं तब जाकर राहत की सांस लेना चाहिए। ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट अदरवाइज अगर उस ईसीजी में कुछ एब्नॉर्मैलिटी आए तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। एंड वी शुड नॉट इग्नोर दिस, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर नहीं, जो साइन मिल रहे हैं आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल संक्षेप में अपर्णा मैम आप जरा बताएं कि ये तो ठीक है कि अगर आपको पहले बॉडी सिग्नल देता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह के हादसे अचानक होते हैं, किसी को अचानक अटैक आता है, तो तत्काल फौरी तौर पर क्या करना चाहिए डॉक्टर तक पहुंचने से पहले? मैं सोचती हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया। आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि सब लोग वीडियो बनाकर उनको अपलोड करते हैं। बहुत ही कम हमने देखा है कि कोई खचाखच आकर पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करता है। उस रिवाइव को हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। दैट इज द प्राइम फोकस। अगर आप देखें कि कोई खचाखच गिर गया, चाहे आपकी फैमिली मेंबर का हो, चाहे आपका अनजान हो, गिर जाता है, तो सबसे पहले आपको जाकर के उसको देखना है कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक। सिंपल, अगर आप उंगली रखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। राइट। आपके साथी को, अपने साथी को बोलिए तुरंत अस्पताल के लिए एम्बुलेंस को रवाना करवाएं। दूसरी बात, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत आसान है, हम सबको सीखना चाहिए। हम अपने हाथों को बांधते हैं, इनको सीधा रखते हैं और मरीज के बीच वाली छाती पर हम प्रेशर देते हैं ताकि 2 इंच तक वो हड्डी हमारी अंदर जाए, दबे। बहुत सिंपल, याद रखिए 1 मिनट में 100 से 110 बार हमें कंप्रेशन देना है पेशेंट के ऊपर। अच्छा। और पहले जमाने में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते थे, लेकिन उसमें खिचखिचाव रहता है, तो आप नहीं देना चाहे मत दीजिए। सिंपली आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए अपने हाथ सीधे रखें, पेशेंट की छाती पर 2 इंच तक दबाएं, 1 मिनट में 100 से 102 बार, 110 बार कंप्रेशन दें। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इधर है दैट यू मस्ट कॉल आउट फॉर हेल्प, कॉल एन एम्बुलेंस। राइट मैम, चलिए बहुत बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अपर्णा जायसवाल जी, आपका डॉक्टर पूजा खोसला जी आपका, और डॉक्टर रजनीश कपूर जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए।